नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी ऑथेंटिक। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 की रीजनिंग की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। इससे पहले मैं मैथ्स, इंग्लिश और जीके के लिए स्ट्रेटेजी की वीडियो डाल चुकी हूँ। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं सीजीएल की 3 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बता चुकी हूँ, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके। तो आप इनको जाके चैनल पे देख सकते हो और मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आपको पता है कि टीयर 1 में इसके 25 क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स 50, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और टीयर 2 में इसके 30 क्वेश्चंस आएंगे और मार्क्स 90। टीयर 2 में आपका हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और उसके साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 होगी। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग को करने की टेक्निक कौन सी है। इसकी टेक्निक है रिवर्स इंजीनियरिंग, और फिर हम डिस्कस करेंगे मटेरियल और बुक्स। तो इसके लिए हमें क्या परचेज करना है। बेसिकली 2 बुक्स हैं जिसको आप रीजनिंग के लिए रेफर कर सकते हो। एक है किरण पब्लिकेशन की एसएससी रीजनिंग और दूसरी है एसएससी रीजनिंग की पिनैकल की। तो अगर इन दोनों में से एक परचेज, दोनों ही बुक अच्छी हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पिनैकल को चूज करिए और पिनैकल को परचेज करिए। उसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स। अब 2 टाइप के कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक वो जो ऑलरेडी अपीयर हो रहे हैं एसएससी सीजीएल में, जिन्होंने 2022 का दिया, 2023 का दिया और अब वो 2024 का देंगे। तो 2022 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और 2023 में जिनके चांसेस है कि डिसेंट स्कोर नहीं आया सभी सब्जेक्ट्स में या फिर स्पेसिफिकली आपके रीजनिंग में, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसे बच्चों को आइडिया होगा एग्जाम के बारे में भी और सिलेबस के बारे में भी। सिलेबस के वो गो थ्रू हुए होंगे और एग्जाम भी उन्होंने दिया है, तो उनको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपकी रीजनिंग में आते हैं। और मेरा ये मानना है कि मैं मान के चलती हूँ कि उन लोगों ने पीवाईक्यूज भी सोल्व किए होंगे और मॉक टेस्ट भी दिए होंगे। तो जो स्कोर अच्छा नहीं कर पाए उनके लिए क्या है कि वो बार बार जितनी भी शिफ्ट आई हैं 2022 में, 2023 की प्रीलिम की, तो उनकी सारे शिफ्ट के पीवाईक्यूज को वो अटेम्प्ट करेंगे। जितने क्वेश्चन उनसे सोल्व हो रहे हैं वो ठीक है, और जितने बाकी रह जाते हैं तो उसके लिए वो यूट्यूब वीडियो या फिर पिनैकल, इन 2 सोर्सेज को रेफर कर सकते हो। अब यूट्यूब पे क्या है कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल पजल पजल अगर आपको नहीं आया तो आप सिंपली इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे, और जो भी वीडियो आगे आती है आप उसको खोलिए, उसमें से पजल समझो और उसके बाद आप इसको अपने मॉक टेस्ट में और प्रैक्टिस के ड्यूरिंग इसको यूज कर सकते हो। एक तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब से चीज को सीखते हो तो आपसे सोल्व हो ही जाएगा। अगर सोल्व नहीं होता तो फिर आप पिनैकल जो एक सोर्स है उसको यूज कर सकते हो, और पिनैकल में हर एक कैटेगरी के रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो फर्स्ट टाइम 2024 में अपीयर होंगे, फ्रेश कैंडिडेट्स। तो उनके लिए मेरी सजेशन है कि सबसे पहले तो वो डाउनलोड करें सिलेबस को, सिलेबस का प्रिंट आउट ले या फिर अपने मोबाइल में रखें, स्क्रीनशॉट लेके हमेशा अपने पास सिलेबस को रखें और गो थ्रू होइए सिलेबस से। एक बार उसको पूरे को पढ़िए, क्या सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, उस सिलेबस को पूरा जानिए। उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि सीधा पीवाईक्यूज पे आना है, ना उन्होंने थ्योरी पढ़नी है ना उन्होंने क्वेश्चन, सीधा आप पीवाईक्यूज लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप ये देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन सोल्व हुए या नहीं हुए। अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है तो मेरा मानना है कि आप रीजनिंग में 15 से 18 क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। पर बात आती है उन 10 से 12 क्वेश्चन की जो आपसे सोल्व नहीं होते, जिनमें या तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है या आपसे वो सोल्व ही नहीं होते, आपको समझ में नहीं आते। तो उनके लिए क्या करना है, उसकी डिटेल स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपको ये पता लगता है कि मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने 18 क्वेश्चन कर लिए, तो अब आपको देखना है कि उन सोल्व करे हुए क्वेश्चन में क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपने फटाफट सोल्व कर लिए, और क्या आपका वीक एरिया है। तो आपको SW एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए सेम मैं आप लोगों को बोलूंगी, आप यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हो, इनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर बुक से। और बुक भी कौन सी है, पिनैकल। मेजर टॉपिक कौन से हैं, अगर हम सिलेबस की बात करें रीजनिंग की, तो उसमें डाटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिरर इमेज, लॉजिकल स्टेटमेंट, ग्रुप्स, पजल, ब्लड रिलेशन, सिलोग, कोडिंग डिकोडिंग, ऑपरेशंस एंड इनइक्वालिटीज। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉजिकल स्टेटमेंट की, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आपको लॉजिक लगाना है पर अपना लॉजिक नहीं लगाना है। स्टेटमेंट दी, उन्होंने स्टेटमेंट दी काउ इज डॉग एंड डॉग इज कैट। तो आप ये चीज मान लीजिए, आपने इसमें अपना माइंड नहीं लगाना है कि काउ डॉग कैसे हो सकती है और डॉग कैट कैसे हो सकता है। सिंपली उस चीज को मानिए और उसके अकॉर्डिंग जो आपके कमेंट्स है या कंक्लूजन है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, वो आपको अप्लाई करनी है। लॉजिकल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो आपको एक एक्सप्लेनेशन दी है उन्होंने पैराग्राफ में, आप सिर्फ उसको फोकस में रखिए, अपनी साइड से उसमें कोई इनपुट नहीं देनी है, अपना माइंड नहीं लगाना है, और एज इट इज उसके थ्रू जो कमेंट है, कंक्लूजन है, उसकी स्टेटमेंट के थ्रू आप निकालिए।
ठीक है। तो लॉजिकल स्टेटमेंट में बच्चे कहाँ गलती करते हैं, जब वो अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान उसमें लगा देते हैं, जब उनको ये लगता है कि ये सोशली या मोरली ठीक है जो मैं सोच रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। नहीं, लॉजिकल स्टेटमेंट का सोल्व करने का यही तरीका है कि जो आपको एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दी है सिर्फ उसी को सच मानो, ना आपको दाएं देखना है ना आपको बाएं देखना है, उसी को सच मान के उसके बेस पे ही आपको कंक्लूजन उसके दे देने हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे टाइप टू क्वेश्चन की, ये है डाटा सफिशिएंसी। अब देखिए, इसमें आपको एग्जामिनर एक स्टेटमेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द 5 फ्रेंड्स ABCDE इज द टोलेस्ट। ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है? एक है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। तो अब आप देखिए, बी इज ओनली टोलर देन डी। तो क्या आप इसे बता पाएंगे कि इसमें टोलेस्ट कौन सा है? नहीं। फिर आपकी स्टेटमेंट 2 देखिए, ए इज शॉर्टर देन ई बट टोलर देन सी। तो इसमें भी आपको नहीं पता लग रहा कि टोलेस्ट कौन है। फिर है बी इज नॉट द शॉर्टेस्ट। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो तीनों होना चाहिए। तीनों सफिशिएंट है या फिर तीनों ही सफिशिएंट नहीं है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको एक एक स्टेटमेंट को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कई बार रिलेशन के बारे में पूछ लेते हैं, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन में आ जाता है आपका डाटा सफिशिएंसी का कि हु इज द मदर ऑफ होम। तो इसमें आप सिर्फ उन दो लोगों के रिलेशन अगर एक ही स्टेटमेंट में दे रखे हैं तो उससे वो आप फाइंड आउट कर लोगे। बट इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हर एक स्टेटमेंट को सोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसका आंसर कर पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप 3। ये है आपकी लेटर सीरीज। देखिए, अब लेटर सीरीज में आपके जो जो एक सीरीज दे रखी है, आप उसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट कर सकते हो। सपोज आपके 21 है तो 21 में या तो आपके 3-3 के पेयर होंगे या तो आपके 7-7 के पेयर होंगे। बट एसएससी सीजीएल में 3-4 मैक्सिमम 5 आपके पेयर होंगे, उससे ज्यादा एसएससी नहीं पूछता। तो 7 का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगर किसी में 21 दे रखा है तो आप इससे सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि आपके 3-3 के इसमें पेयर बनने वाले हैं। तो आप उसके बेस पे अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके 20 है तो या तो इसमें 2 के पेयर हो सकते हैं, जो कि वो छोटा है, इससे तो ज्यादा ही पूछेगा, एटलीस्ट 3 तो पूछेगा ही सीजीएल। उसके बाद आपके 4 के हो सकते हैं और 5 के हो सकते हैं। तो कितने पेयर ये बनेंगे आप इससे ड्रॉ कर सकते हो। एक जस्ट एन आइडिया, मतलब एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा। अदरवाइज तो आपको ये सीरीज नंबर को बना बना के ही करनी पड़ेगी, नंबर को फिल इन द ब्लैंक्स में भर भर के ही आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कितना आपका ये काम हो रहा है, कितनी आपकी आंसर के नजदीक हो, कितने आपके ऑप्शंस मैच हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम टाइप 4 की बात करते हैं, ये है नंबर सीरीज। अब जो लेटर सीरीज है वो थोड़ी सी इजी है एज कम्पेयर टू नंबर सीरीज। बट नंबर सीरीज में बात करें, इसमें भी आपकी 2 कैटेगरीज हैं, आपके इजी टू मीडियम टाइप क्वेश्चन और दूसरे हैं आपके हार्ड क्वेश्चन। तो ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ये एक इजी स्टेटमेंट है। इसमें जो आपके नंबर्स दे रखे हैं 50, 67, 86, 105 एंड 4 ऑप्शंस आर देयर। दीज आर 130, 136, 118 एंड 124। तो इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि आप अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस करें। तो फर्स्ट में 17 का डिफरेंस है, देन 19, 21 एंड ऑब्वियसली जो फोर्थ नंबर का डिफरेंस होगा वो होगा 23 का। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाते हैं और इजीली निकल भी जाते हैं। ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। तो अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, टाइप 4 में ही अगर हम नंबर सीरीज के दूसरे टाइप की बात करें तो ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर आपको लॉजिक स्ट्राइक हो गया तो आपका इजीली ये सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप इसमें लॉजिक ढूंढते रहोगे, वो सिर्फ आपका टाइम खाएगा, उसके अलावा वो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में अगर आपसे पहली 30 या 40 सेकंड में थोड़ा आइडिया आपको हो रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चन निकल जाएगा तो आप उसको सोल्व कर लो। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये 1 मिनट लेने के बाद भी मुझसे सोल्व नहीं होगा तो आप फॉर द टाइम बीइंग इसको स्किप कर दो। एक बार आपका पूरा पेपर हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा इसको चेक कर सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। 32, 34, 43, 71 एंड 136। 4 ऑप्शंस आर देयर। देन अब देखिए कि इसमें प्रीवियस नंबर को नेक्स्ट नंबर में से माइनस करके पहले आपके आएंगे 2, 9, 28, 65। फिर आपका एक बार और डिफरेंस करेंगे, फिर आएंगे 7, 19, 37 एंड 61। फिर एक बार और इसका डिफरेंस करेंगे, फिर आपके आएंगे 12, 18, 24, जिसमें 6 का डिफरेंस है। तो तीसरे या चौथे स्टेप पे जाके आपका ये डिफरेंस निकल रहा है। बहुत सारे बच्चे इस टाइप तक नहीं पहुंच पाते। के लिए इसका सोल्यूशन है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। जितने भी पैटर्न है नंबर सीरीज के, अगर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट वाले हैं तो आप उनको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे और आप उसको बार बार रिवाइज करिए। अगर आप मॉक टेस्ट में फंसते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फंसते हो, तो आप उस कॉपी में से रिवाइज कर सकते हो। एकदम से अगर आपको कोई डिफरेंट चीज लगती है या मुश्किल चीज लगती है तो आप उसको एकदम से नोट डाउन कर लो, ताकि बाद में आपको वो याद रहे या फिर बाद में सोल्व करने में आपको ईजी रहे। उसके बाद है आपके टाइप 5 पजल, टाइप 5 कैटेगरी। तो ये है पजल।
अब इसमें भी बच्चों को थोड़ी शिकायत रहती है कि अब पजल जो एसएससी सीजीएल के हैं वो काफी डिफिकल्ट हो गए हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल अभी सैट को इंट्रोड्यूस करने की सोच रहा है, मतलब गवर्नमेंट अभी सैट को इंट्रोड्यूस करने की सोच रही है। तो जो पजल आते हैं वो इस टाइप के आने लगे हैं कि बैंकिंग वाले को बच्चे भी आ जाए, रेलवे वाले भी आ जाएं, तो पजल को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है। हाँ, थोड़ा सा इसका लेवल इंक्रीज हुआ है, पर इतना भी नहीं हुआ जितना आपकी आईबीपीएस पीओ में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप पजल से घबराइए नहीं। पजल का सोल्व करने का यही तरीका है कि जितने भी इसमें स्टेटमेंट दे रखी है आप इंडिविजुअली सबको सोल्व करो। ठीक है, एक एक को आप सोल्व करोगे, उसके बाद ही आपका पजल का पूरा सोल्यूशन निकल पाएगा। थोड़े से लेंथी हैं, कंफ्यूजिंग भी हैं, बट पजल के क्वेश्चन आने लगे हैं तो आपको ये तरीका तो सीखना ही पड़ेगा। अगर आपसे कोई ट्रिक आपको समझ में नहीं आती, तो आप पजल का कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो एज इट इज उसकी स्टेटमेंट आप यूट्यूब पे लिखो, उससे रिलेटेड कोई वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख लेना। या फिर पिनेकल से हार्ड क्वेश्चन जो है, पिनेकल में हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप पिनेकल से जब करोगे तो आपको हर टाइप का पता लग जाएगा, और जो आपको लगता है कि जिसमें मैं बार 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 फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ, तो आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, वो आपको हेल्प करेंगे बिफोर एग्जाम रिवाइज करने में। देखिए, एग्जाम से पहले आप पूरी बुक को रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपने 2-3 बुक से किया है, 2-3 सोर्स से किया है, तो आपके लिए हैंडी क्या होगा कि आप अपने नोट्स बना लो। नोट्स ऐसे बनाओ कि बड़े क्रिस्प और बड़े शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप एकदम से रिवाइज कर पाओ और आपके वो सारे कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाइप 6 मिरर इमेज। ये बड़ी मैंने सिंपल इमेज आपके सामने डाली है, तो इसमें आपको बताना है कि इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। देखिए, मिरर इमेज की कोई टेक्निक या ट्रिक नहीं है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगी कि एग्जाम में जाने से पहले आप बहुत सारी चीजें होती हैं जो घर में आप उसकी मिरर इमेज कर करके देख लो। आप नंबर्स की मिरर इमेज कर लो, आप लेटर्स की मिरर इमेज कर लो, ठीक है, अपने नाम की, अपने शहर की। इस तरीके से आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना मिरर इमेज को, उतनी चीजें आपको क्लियर होगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ओनली। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आप में क्लैरिटी आती रहेगी। अब देखिए, सेक्शन 1 में ना आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट हैं, और दोनों के 30-30 क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन, और 1 घंटे का वो पेपर है। तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप एक्यूरेटली भी क्वेश्चन निकाल दो और 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन निकाल दो। अब मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, तो उसका टाइम भी आपको थोड़ा कंपनसेट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे कि रीजनिंग को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि आपको मैथ्स में टाइम मिल जाए और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके फटाफट सोल्व हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था कि मैं आपको लास्ट में डूज भी बताऊंगी, और रीजनिंग में हमें क्या नहीं करना है हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो डूज, सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस अलॉट फ्रॉम मॉक्स एंड पीवाईक्यूज। ये तो दोनों कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे उनके लिए भी, और जो पहले से इस एग्जाम को दे रहे हैं उनके लिए भी। तो आपको मॉक्स एंड पीवाईक्यूज ही ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। बहुत सारे बच्चे ना रीजनिंग के लिए कोई बुक भी नहीं लेते, ठीक है, उनको बहुत सारे क्वेश्चन मॉक्स से ही सोल्व हो जाते हैं। जब मॉक्स के वो बाद में सोल्यूशन देखते हैं तो उनके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि इसके लिए आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए, तो वो है आपकी पिनेकल, या फिर यूट्यूब पे ना बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। आप जैसे फ्री कोर्सेज पढ़े हैं, आप यूट्यूब पे सीधा सर्च करोगे रीजनिंग का, तो जितनी भी कैटेगरी हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे सारी कैटेगरी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। हम सारा दिन यूट्यूब ना कभी म्यूजिक के लिए, कभी मूवी के लिए, कभी किसी चीजों के लिए यूज करते हैं, तो अगर आप कोर्स में उसको थोड़ा देख लोगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी रीजनिंग के सेक्शन में तो एटलीस्ट। फिर हम बात करते हैं रिमेंबर, हाँ उससे पहले टाइम लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड इन द बिगनिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने शुरू शुरू में प्रैक्टिस करनी शुरू करी रीजनिंग की, तो आप ये मत सोचिए कि शुरू में 30 क्वेश्चन मैं 30 मिनट्स में ही कर लूंगा। आप शुरू में ना रिलैक्स लेके चलो थोड़ा टाइम को। प्रैक्टिस के दौरान शुरू शुरू में आपको क्वेश्चन को सोल्व करने पे ध्यान होना चाहिए, ना कि स्पीड पे। फिर जैसे ही आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आने लग गया, फिर उसकी आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है। प्रैक्टिस करके फिर आपको वो थोड़े टाइम में करना है, बट शुरू शुरू में आप जब टाइम का बर्डन लेके चलोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप छोड़ते चले जाओगे। इसीलिए शुरू शुरू में ना टाइम लिमिट को आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। उसके बाद है रिमेंबर A to Z अल्फाबेट्स एंड देयर मिरर इमेज। हाँ, मैंने मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि आप को A to Z सब लेटर्स के मिरर इमेज याद होना चाहिए, उनका प्लेस याद होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा आता है। जब हमारी लेटर सीरीज आती है या नंबर सीरीज आती है, तो उसमें ना आपका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं कि कौन से प्लेस पे कौन सा है, और लॉजिक ये भी लग सकता है कि उस अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट से माइनस करके वो प्लेस निकलेगा। तो इनका प्लेस और इनकी मिरर इमेज आपको बिल्कुल बढ़िया से याद होनी चाहिए। इसके लिए आप एक पेज पे इसको लिख लो एक बार, और उसको बार बार आप उसको देखिए और इसको रिवाइज करिए। उसके बाद है मिरर इमेज ऑफ नंबर्स। फिर लर्न स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स। ये मैंने आपको मैथ्स की जब स्ट्रेटेजी बताई थी तो उसमें भी बताया था कि आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 1 to 25 तो कम से कम क्यूब याद होने चाहिए, और 1 to 30 स्क्वेयर याद होने चाहिए। ये आपको मैथ्स में भी हेल्प करेगा और रीजनिंग में भी हेल्प करेगा।
ठीक है। उसके बाद है फॉलो द स्टेटमेंट, डोंट ट्राई टू अप्लाई योर नॉलेज इनटू इट। ये लॉजिकल स्टेटमेंट के लिए मैं बात बोल रही हूँ कि जो आपको स्टेटमेंट दी है एज इट इज उसको लो, उसको एक्सेप्ट करो और उसके बेस पे ही आप कंक्लूजन को ड्रॉ करो, अपनी कोई इनपुट उसमें नहीं देनी है। उसके बाद है डोंट्स। सबसे पहला तो डोंट जस्ट डू मॉक टेस्ट बट एनालाइज इट टू। ठीक है, जब हम कोई मॉक टेस्ट देते हैं ना तो हमें सिर्फ मार्क्स देखने की जल्दी लगी रहती है कि हम फटाफट मार्क्स देख लें, बट मॉक को लगाने का फायदा तभी है जब उसको आप एनालाइज करोगे। बिना एनालिसिस के उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। उससे ही आपको पता लगेगा कि कौन सी हार्ड कैटेगरी है, कौन सी इजी कैटेगरी है और कौन सी कैटेगरी पे आपको बार बार किस टाइप को आपको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत है और किस पे आपको ज्यादा टाइम देना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना उन्हीं पे लगे रहते हैं, उनको लगता है कि ये सोल्व हो रहे हैं, इसको करते जाते हैं। बट आपको हार्ड और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। देखिए, जो एसएससी सीजीएल का कंपटीशन है ना उसमें तो अब आपको आप कुछ छोड़ के चल ही नहीं सकते। और रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% भी स्कोर कर सकते हो। 90 मार्क्स में से आप 80+, 85+ मार्क्स ला सकते हो और ये बड़ी आसानी से पॉसिबल है अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से करें तो। जीके आपका थोड़ा अनसर्टेन रहता है, मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करनी होती है, सारे चैप्टर्स करने होते हैं, इंग्लिश का भी आपको बराबर ध्यान रखना पड़ता है। पर जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग आपको बहुत जल्दी और बहुत जल्दी रिजल्ट देगी और ये मार्क्स फैचिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा फोकस करिए। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जाम। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है ना कि वो निकल ही नहीं रहा और आप उस पर अड़े बैठे हो तो आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए फॉर द टाइम बिंग। मैं ये नहीं कहती कि आप छोड़ते चलो उन चीजों को, पर आप स्किप कर दो थोड़े टाइम के लिए। एक बार आप एग्जाम पूरा कर लेते हो ना, पूरा देख लेते हो, फिर उन क्वेश्चन पे आओ। देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम शुरू शुरू में क्वेश्चन करने लगते हैं एग्जाम में, तो सपोज 10 नंबर का कोई एग्जाम है, मतलब 9th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, वो आपसे नहीं आया, पर जब आप 50वां या 51वां क्वेश्चन कर लेंगे ना तो उसके बाद आपकी माइंड की फंक्शनिंग ऐसी हो जाएगी, जब आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आएंगे ना तो उसके चांसेस निकलने के, सोल्व होने के बढ़ जाते हैं। तो आप एक टाइम पे जब आप फर्स्ट रीडिंग दे रहे होते हैं ना एग्जाम की, तो उस पर ज्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी उसको करते रहो। और फर्स्ट रीडिंग में तो आपको फटाफट करना है कि एक बार जिस जो आते हैं सिर्फ मैं उनको सोल्व कर लूं, फिर दोबारा रीडिंग में मैं ये देखूंगा कि मेरे कौन से छूट गए थे और उसमें मैं दोबारा से टाइम लगाऊंगा। डोंट टेक लाइटली दिस सब्जेक्ट रीजनिंग एज इट्स इंपॉर्टेंस इज इक्वल टू इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स इन टीयर 2। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डोंट ट्राई टू गेस इन एग्जाम एज देयर इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग। देखिए, जो आपका ये सेक्शन है ना फर्स्ट, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स आते हैं, तो ये आपके दोनों ही कैलकुलेटिव है और इसमें तुक्का मारने की तो कोई जगह ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आप गैस वर्क को तो इस चीज में भूल ही जाना। तो ये है एसएससी सीजीएल की रीजनिंग की स्ट्रेटजी। इसमें मैंने आपको सारे टाइप्स, कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल और ट्रिक टेक्निक जो आपको यूज करनी है वो सारा इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। और इस वीडियो को मैंने नए तरीके से बनाने की कोशिश करी है। आपके बार मैंने पीपीटी से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है और मैं ऐसे इनोवेटिव चीज़ इंट्रोड्यूस करती रहूँगी ताकि आपको और बेटर समझ में आए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।